हाय विवान, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2025 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन सीरीज के एक और सेशन में। आज की क्लास में 23 सितंबर 2025 की शिफ्ट 1 में जो आपके जीके जीएस के सवाल आए थे उन पर चर्चा होगी। संबंधित जानकारी आप लोगों को दी जाएगी और इसी प्रकार से अब तक हमने 33 यानी कि 33 इंडिविजुअल शिफ्ट वाइज डिस्कशन जीके जीएस के अपने इस प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी प्रोवाइड करे हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं और पिछले साल का एक कंप्लीट एनालिसिस ले सकते हैं और साथ में हर सवाल से जो संबंधित जानकारी है वो भी ले सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप लोगों ने अगर वो एग्जाम्स की ये शिफ्ट में अपीयर नहीं किया था या सवालों को नहीं देखा है, तो आप भी इन सवालों को देखकर ट्राई कीजिएगा अटेम्प्ट करने का कि क्या इनसे संबंधित जिन बातों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए था, क्या वो है या नहीं। तो लीजिए भाई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये कहते हैं, नागर मंदिरों में दीवार के मुख का केंद्रीय भाग कौन सा तत्व है? इन दी नागर टेम्पल विच एलिमेंट इज द प्रोजेक्टिंग सेंट्रल ऑफसेट ऑफ द वॉल फेस? तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट को यहां पर समझने की जरूरत है। नागर टेम्पल आर्किटेक्चर या फिर नागर मंदिर स्थापत्य, ये नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत की जो टेम्पल की स्टाइल है वो होती है, जिसमें मंदिरों की जो दीवारें हैं उनको डिफरेंट वर्टिकल प्रोजेक्शंस मतलब जो उभरे हुए भाग हैं उनके अंदर डिवाइड करा गया है। वॉल फेस, जिसे हम दीवार का मुख कहते हैं, को बीच में मतलब उसके बीच का जो एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन होता है उसे आप कहते हैं भद्र, जो इन्होंने ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया है। ठीक है, तो उसे भद्र कहा जाता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट केंद्रीय यानी कि सेंट्रल प्रोजेक्शन होता है। और कई बार इस पर आपको डेकोरेटिव स्कल्पचर्स यानी कि मूर्ति कला आपको नजर आती हैं। तो अब आपको ये चीजें जो मैंने बताई ये आपको इससे संबंधित याद रखनी है, जो इसकी सेंट्रल ऑफसेट ऑफ द वॉल पेज पर आपको नजर आ रहा है। देखो, बाकी ऑप्शन में भी आपको कई सी चीजें दी गई हैं, जैसे कि कर्ण श्रृंग जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये हमने एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं ना, ये कॉर्नर के स्पायर्स होते हैं, जो कॉर्नर के शिखर हैं ये उनसे रिलेटेड है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, कोनों के शिखर इनसे संबंधित है। ठीक है, तो सेंट्रल वॉल प्रोजेक्शन से इसका संबंधित नहीं था। दूसरा है प्रतिरथ। प्रतिरथ को हमने यहां पर क्यों एलिमिनेट किया था? क्योंकि ये साइड प्रोजेक्शन होता है, ये सेंट्रल प्रोजेक्शन नहीं होता। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये साइड प्रोजेक्शन का भाग है, ना कि सेंट्रल प्रोजेक्शन का। और तीसरे नंबर पर था हमारा अनुरथ, जिसको हमने ऑब्वियसली गलत किया था। ये भी आपका सब्सिडरी प्रोजेक्शन यानी कि एक सहायक उभार होता है। सहायक उभार। ठीक है, तो ये भी हमने इसीलिए यहां पर एलिमिनेट किया था। फिर चौथे में आपको इन्होंने क्या दिया है? भद्र। तो ये वॉल फेस का जो सेंट्रल प्रोजेक्टिंग पार्ट है ये वो है, और इसीलिए इस सवाल का एक करेक्ट आंसर भी बन जाएगा। तो याद रखिएगा, ये जो नागर टेम्पल्स है उनमें आमतौर पर प्रोजेक्शंस का एक पूरा का पूरा ऑर्डर होता है। जैसे कि आपका कर्ण जो आपको यहाँ पर दिया गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं कर्ण। ठीक है, ये क्या है? ये कॉर्नर है। ऐसे ही प्रतिरथ जो इन्होंने सेकंड पे दिया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं प्रतिरथ। ये क्या है? ये है आपका एक इंटरमीडिएट प्रोजेक्शन। ओके, और फिर है आपका भद्र। ये भद्र क्या है? ये है उसका सेंट्रल प्रोजेक्शन, केंद्रीय प्रोजेक्शन। इस टाइप के क्वेश्चंस आर्किटेक्चर यानी कि स्थापत्य और आर्ट एंड कल्चर, कला एंड जो संस्कृति है उसमें आपके रेगुलरली पूछे जाते हैं। इनको फ्रीक्वेंटली आप पाता हुआ देखता है। चलिए नेक्स्ट है, गरिया कार्निवल किस व्यक्ति के मार्गदर्शन के अनुसार आयोजित किया जाता है? द गरिया कार्निवल इज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ विच फिगर? चार आपको यहाँ पर नाम दिए गए हैं। सबसे पहले हमें इसका कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है। जो ये गरिया उत्सव है ये त्रिपुरा, ये त्रिपुरा का एक ट्राइबल त्योहार है जो मुख्य रूप से वहां पर समृद्धि और वहां पर जो कल्याण है उससे संबंधित लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इस त्योहार के रिचुअल्स और सेलिब्रेशंस
एक ट्रेडिशनल प्रीस्ट मतलब वहां पर जो पारंपरिक पुजारी होते हैं उनकी गाइडेंस में उनको करा जाता है, जैसे कि जिनका नाम औरचाई होता है, जो यहाँ पर इन्होंने आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है, उनको कहा जाता है औरचाई। तो ऑप्शन नंबर वन में इन्होंने औरचाई दे दिया, तो ये क्या है, एक ट्रेडिशनल ट्राइबल प्रीस्ट होता है जो गरिया रिचुअल्स को कंडक्ट करने का काम करता है। दूसरे पर है लामा, जिनको हमने एलिमिनेट किया, बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक रिलीजियस टीचर होते हैं ये लामा बुद्धिज्म के अंदर। तीसरा था ओझा, ओझा को हमने यहाँ पर एलिमिनेट किया। ओझा आमतौर पर जो लोग हीलर हैं, यानी कि झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको ओझा के नाम से जाना जाता है। और फिर चौथा था डोलो, ये भी एक रेलिवेंट जो आपका यहाँ पर बात करी गई है, ये उससे संबंधित गाइड नहीं है। तो इन्होंने पूछा कि गरिया कार्निवल किस व्यक्ति के मार्गदर्शन के अनुसार आयोजित किया जाता है, तो ये ऊंचाई है, त्रिपुरा राज्य से ये आपका त्योहार संबंधित है, ये भी हमें याद रखना है। तो कल को अगर ये पूछ ले कि गरिया फेस्टिवल मुख्य रूप से कौन से राज्य की जनजातियां सेलिब्रेट करती हैं, तो त्रिपुरा आपको याद रखना है। अगर इसके फीचर्स, इसकी विशेषताएं पूछ ली जाए, तो कृषि हो या फिर अच्छी फसल से भी इसका संबंध करके इसको मनाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन। पहला अभिकथन आपको देखो ये क्या कहते हैं, औपनिवेशिक भारत में गौथिक पुनरुद्धार इमारतों में अक्सर नुकीले मेहराब और घरित्व मेहराब का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि गोथिक रिवाइवल बिल्डिंग्स इन colonial इंडिया ऑफन एम्प्लॉयड पॉइंटेड आर्क्स एंड रिब्ड वॉल्स। तो ये सबसे पहला इन्होंने दावा किया है, यानी कि अभिकथन हमारे सामने पेश किया है। तो सबसे पहले हमें ये जो गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर है, यानी कि पुनरुद्धार स्थापत्य है, इसको समझने की जरूरत होगी। तो ब्रिटिश कंट्रोल के काल में स्पेशली जब चर्चेस हुआ करते थे, रेलवे स्टेशन या फिर जो पब्लिक बिल्डिंग्स हुआ करती थी, वहां पर ये गॉथिक स्टाइल का इस्तेमाल करा जाता था। और ये जो स्टाइल है, इसकी खासियत हुआ करती थी कि यहाँ पर आपको नुकीले मेहराब यानी कि पॉइंटेड आर्क्स नजर आता है, यहाँ पर आपको रिब्ड वॉल्ट नजर आता है, यहाँ पर आपको फ्लाइंग बटरेसेस यानी कि फ्लाइंग बटरेसेस नजर आता है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों चीजें जो मैंने बताई वो आपको इस दावे के अंदर नजर आ रही है। तो असर्शन यहाँ पर हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। कॉलोनियल इंडिया में गॉथिक रिवाइवल बिल्डिंग में ये आपकी पॉइंटेड आर्क्स और जो रिब्ड वॉल्ट्स है, इनका इस्तेमाल हुआ करता था, वाली बात सही है। एक और एक्स्ट्रा चीज जो मैंने बताई कि और क्या चीज हुआ करती थी, वो थी फ्लाइंग बटरेसेस। ठीक है, तो ये हमने सही कर दिया। अब हम किसकी तरफ चलेंगे, रीजन की तरफ, चलो देखते हैं। ये तत्व पारंपरिक यूरोपीय गिरजाघरों में अज्ञात थे। दीज एलिमेंट्स वर अननोन इन ट्रेडिशनल यूरोपियन कैथेड्रल्स। जी नहीं, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स थे वो ट्रेडिशनल यूरोपियन कैथेड्रल्स में ऑलरेडी फेमस हुआ करते थे। गॉथिक आर्किटेक्चर की ओरिजिन ही मेडिवल यूरोप से हुई है, यानी कि मध्यकालीन यूरोप में हुआ है। तो ये हम रीजन को यहाँ पर गलत कर देंगे। सिर्फ असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, इसीलिए हम यहाँ पर ये सी वाला जो ऑप्शन है इसको चूज करेंगे। याद रखेंगे। इंडिया में अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ फेमस जो गॉथिक रिवाइवल के एग्जाम्पल्स है, उसमें आपको कौन सा नजर आएगा, जैसे कि मुंबई में जो आपका CSMT है, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, वो इसका एग्जाम्पल है। सेंट पॉल्स कैथेड्रल है जो कोलकाता के अंदर है। बॉम्बे हाई कोर्ट है, वो आपके इसी गॉथिक रिवाइवल बिल्डिंग जो कि कॉलोनियल एरिया से रिलेटेड है, उनके एग्जाम्पल के रूप में जाने जाता है। मतलब इंडो गॉथिक स्टाइल के ये पार्ट माने जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में ऋग्वेद के संदर्भ में संहिता का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संहिता इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेद। अच्छा सवाल है। अगर आप जिससे भी पढ़ते हो, आपका जिससे मन करता है, जो आपको बेहतर लगता हो, आप जिससे भी पढ़ते हो, ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है। सबसे पहले जब हम वेदों की स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, तो हर वेद जनरली आपको चार भागों में विभाजित नजर आएगा। वहां पर आपको संहिता नजर आएगी, आपको वहां पर ब्राह्मण नजर आएगा, आपको वहां पर आयनक नजर आएगा, और वहां पर आपको उपनिषद नजर आएंगे। तो इसमें जो मैंने संहिता कहा है, ये संहिता सबसे बेसिक और ओल्डेस्ट पार्ट होता है, जिसमें जो सूक्तियां होती हैं यानी स्तुतियां होती हैं, हाइम्स होते हैं, या फिर जो मंत्र होते हैं, उनको कंपाइल करके रखा जाता है। चलो अब एक एक करके ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऋग्वेद के प्रत्येक श्लोक की व्याख्या करने वाली एक टिप्पणी,
अ कमेंट्री एक्सप्लेनिंग ईच वर्स ऑफ द ऋग्वेद, तो मैं इसको गलत कर दूं भाई? ये कमेंट्री टाइप एक्सप्लेनेशन होता है, ये संहिता थोड़ी ना होता है। बी में है गद्य रूप में व्यवस्थित भजनों का संग्रह यानी कि कलेक्शन ऑफ हाइम्स अरेंज्ड इन प्रोज फॉर्म, क्या ये सही जाएगा? ये भी मुझे गलत करना पड़ेगा। ऋग्वेद में मेनली आपको पोइटिक हाइम्स नजर आता है, यानी कि पद्यात्मक स्तुतिका नजर आती है, प्रोज नजर नहीं आता है। फिर इन्होंने तीसरे में दिया है भजनों और मंत्रों का व्यवस्थित संकलन, सिस्टमेटिक कंपाइलेशन ऑफ हाइम्स एंड मंत्रास। ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है आपके इस संहिता की। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। बाकी आपको ये पता ही है कि ऋग्वेद दुनिया का ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है, जिसमें आपको 10 मंडल नजर आएंगे, है ना? और इसके अलावा कितने हाइम्स नजर आते हैं? 1028 हाइम्स नजर आते हैं। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही आपको मिलता है, तो याद रखेंगे ये बातें भाई। चलिए, गुप्त वंश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय शब्द सही सुमेलित है? Which of the following fiscal terms related to Gupta dynasty is correctly matched? तो गुप्त पीरियड में आपको पता है कि अलग अलग टैक्सेस, अलग अलग फाइनेंशियल जो शब्द थे उनको यूज करा जाता था, और एग्जाम में इनकी जो मैचिंग संबंधित बातें हैं वो आमतौर पर आप लोगों से पूछी जाती है। अब एक एक करके ऑप्शन की तरफ आते हैं, ऑप्शन से हमें क्लियर पता चलेगा। पहला इन्होंने दिया है उत्खितयता, और इसको रिलेट किया है इन्होंने मंदिर के पुजारी से। मैं कर दूंगा भाई इसको गलत, ये करेक्ट मैचिंग है ही नहीं यहाँ पर। हमें तो वो बतानी है कि कौन सी यहाँ पर करेक्ट मैचिंग है। दूसरा है भाग, क्या ये जुडिशियल फी यानी कि न्यायिक शुल्क के साथ संबंध खाता है? जी नहीं। भाग एक्चुअली में लैंड रेवेन्यू हुआ करता था, यानी कि भू राजस्व हुआ करता था, भू कर हुआ करता था, जो कि यूजुअल प्रोड्यूस का कितना होता था? 1/6 हुआ करता था। ठीक है, तो ये भी हमने यहां पर गलत कर दिया। तीसरा है वेस्टिक, और इसको इन्होंने लिंक किया है फोर्स्ड लेबर से यानी कि जबरन मजदूरी से। ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। जो ये वेस्टिक है ना, इसका मतलब होता है बेगार, यानी कि फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता। और ऐसे ही इन्होंने दशपराध का यहाँ पर लिंक दिया है एनुअल कैटल टैक्स से, इसको भी हमें यहाँ पर गलत करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये दशपराध है ना, ये एक्चुअली में दंड हुआ करते थे, यानी कि फाइन्स। ठीक है, इनसे रिलेटेड ये टर्म हुआ करती थी, तो याद रखेंगे। गुप्त साम्राज्य या फिर गुप्त डायनेस्टी के टैक्सेशन टर्म्स हमें पता होने चाहिए। जैसे कि भाग क्या है? ये 1/6 है, ये लैंड रेवेन्यू है। ऐसे ही भोग, एक ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि सप्लाई या फिर जो गिफ्ट वगैरह ऑफिशियल्स को दिए जाते थे। ऐसे ही हिरण्य, एक ये और इंपॉर्टेंट है, हिरण्य। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि क्या हुआ करता था? कैश में होने वाला टैक्स है ये कैश पर लगने वाला टैक्स है, कैश टैक्स। और ऐसे ही आपने उदरंग का नाम सुना होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। उदरंग, उदरंग क्या हुआ करता था? ये होता था एडिशनल टैक्स, एडिशनल टैक्स जो ऊपर लग रहा है। ये जो मैं लिखा हूं शायद मेरे पीछे छिप गया हो, पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पीडीएफ में सारी चीजें आपको सवाल और उसके सॉल्यूशन के साथ नजर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई भारतीय अमेचर बॉक्सिंग फेडरेशन आईएबीएफ के प्रारंभिक कार्यकाल और संगठनात्मक संरचना के बारे में इनमें से बताइए कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ये 3 स्टेटमेंट में इन्होंने देखो आपको दिया है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड को हमें समझने की जरूरत है। जब हमारा इंडियन एमेचर बॉक्सिंग फेडरेशन की हम बात करते हैं, तो इंडिया में जो एमेचर बॉक्सिंग है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको बनाया गया था। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया गया, एक एक करके स्टेटमेंट वाइज देखते हैं। आईएबीएफ का पहला कार्यालय बॉम्बे में 62 मैजेस्टिक होटल में स्थापित किया गया था। द फर्स्ट ऑफिस ऑफ आईएबीएफ वाज एस्टैब्लिश्ड एट 62 मैजेस्टिक होटल इन बॉम्बे। क्या ये बात सही है? स्टैटिक फॉर्म में इस बात को आप आज के बाद के लिए याद रख लीजिएगा। करेक्ट है कि पहला ऑफिस इनका 62 में मैजेस्टिक होटल इन बॉम्बे में स्टैब्लिश हुआ था। दूसरा है, बॉम्बे ने अपनी स्थापना के समय आईएबीएफ का मूल गठन किया जिसमें अधिकांश पदाधिकारी शहर से थे।
बॉम्बे फॉर्म द कोर ऑफ द आईएबीएफ एट इट्स इंसेप्शन विद मोस्ट ऑफ ऑफिस बियरर्स फ्रॉम द सिटी। ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। बॉम्बे फॉर्म द कोर ऑफ दिस आईएबीएफ, जहां पर मेनली आपको शहर से इनके ऑफिसर्स नजर आ रहे हैं। तीसरा है फेडरेशन की उद्घाटन बैठक क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के गवर्नर पेविलियन में आयोजित करी गई थी, वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। तो याद रखना है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम बीएफआई भी कहते हैं, वो अभी बाद की लेटर गवर्निंग बॉडी है। और बॉक्सिंग इंडिया के सक्सेसफुल ओलंपिक स्पीड्स में भी आपको पता है कि बन चुका है। विजेंदर सिंह का नाम ले लीजिए, मैरी कॉम का नाम ले लीजिए, इन दोनों ने इंडियन बॉक्सिंग को इंडियन इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन दिलवाई है। तो ये तीनों ही करेक्ट है भाई, इसलिए हम यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन मार्क करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। किस प्रशासनिक प्रणाली किसकी प्रशासनिक प्रणाली बाद में सम्राट अकबर के लिए मुगल साम्राज्य को मजबूत करने का आदर्श बनी? Whose administrative system later became the model for Emperor Akbar's consolidation of the मुगल एम्पायर? सबसे पहले हिस्ट्री के कनेक्शन को हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है। जब हम मुगल प्रशासन की बात करते हैं तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग बनाने में एक रूलर का बहुत कंट्रीब्यूशन इनडायरेक्टली था, वो था शेर शाह सूरी। शेरशाह सूरी ने अपने छोटे से काल के लिए यहाँ पर रूल किया था, लेकिन उसने अपने प्रशासन, अपने रेवेन्यू सिस्टम यानी कि राजस्व व्यवस्था और उसकी जो सड़क व्यवस्था थी, उसको बहुत ज्यादा एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करा था। फिर बाद में अकबर ने इनमें से कई सारे सिस्टम को अडॉप्ट करके उनके अंदर इंप्रूवमेंट भी किए थे। तो बाबर को हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। बाबर फाउंडर था, लेकिन उसने स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क को डेवलप नहीं किया। दूसरा, हुमायूं को भी हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। हुमायूं के राइन को आप जब देखते हैं तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल था। शेरशाह सूरी, आपका पता ही है, अकबर ने शेरशाह सूरी के रेवेन्यू और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे उनसे काफी एक्सटेंट तक चीजों को अडॉप्ट किया था। जहांगीर भी हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, जहांगीर अकबर के बाद आया था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के द्वारा काफी सारे इंपॉर्टेंट काम करे गए, जैसे कि उसने एक कॉइन सिस्टम शुरू किया था। कौन सा? रुपया कॉइन सिस्टम। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम जीटी रोड कहते हैं, इसके ऊपर काम किया। एक एफिशिएंट लैंड रेवेन्यू यानी कि भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित किया। सरकार और प्रांगण का एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन है वो स्टैब्लिश किया। तो अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कौन? तोड़ामल। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के। इन पर भी शेरशाह के सिस्टम का काफी प्रभाव था। तो ये बातें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है 1854 में जारी कौन सा शिक्षा संबंधी दस्तावेज भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव बना? विच एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट इशूड इन 1854 लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया? बहुत ही कॉमन सा सवाल है। आधुनिक इतिहास का एक फेमस क्वेश्चन यहां पर आपसे इन्होंने पूछ लिया है। 1854 में 1854 में ब्रिटिश सरकार ने एक इंपॉर्टेंट एजुकेशनल डिस्पैच इश्यू किया था, जिसने इंडियन एजुकेशन को मैग्ना कार्टा के रूप में नाम लिया। मैं यहां पर हिंट दे देता हूं। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये था वुड्स डिस्पैच, जो इन्होंने सी ऑप्शन के अंदर आपको दिया है। इसने क्या किया? इसने भारत के अंदर यूनिवर्सिटीज, जन शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण करना हो यानी कि टीचर्स की ट्रेनिंग हो, और अंग्रेजी या फिर जो स्थानीय भाषा थी उनको प्रमोट करने का काम किया था। तो ऑप्शन में आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले आपको मैकॉले मिनट दिया है, एजुकेशन इन इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन ये 1835 के समय का है और मेनली इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करा गया था मैकॉले मिनट के अंदर। दूसरा इन्होंने क्या दिया है? दूसरा इन्होंने हंटर कमीशन दिया, ये हमने एलिमिनेट कर दिया। ये कब आया था? ये आपका 1882 के अंदर आया था हंटर कमीशन। इसके बारे में भी पढ़ाया गया है आपको। वुड्स डिस्पैच यहाँ पर आपका सटीक बैक था, आपका साल भी संबंधित है और काफी बड़े जो काम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, वो इसके अंदर करे गए थे। इंडियन एजुकेशन एक्ट को भी हम यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं। इंडियन एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा अधिनियम जो है, इस कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट नहीं बैठता है। तो याद रखिएगा, ये वुड्स डिस्पैच की काफी सारे रिकमेंडेशंस थे कि भाई यूनिवर्सिटीज कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित करी जाए।
डीपीआई स्टैब्लिश करा जाए। व्हाट इज दिस डीपीआई? ये था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। फीमेल एजुकेशन, महिला की शिक्षा को इंकरेजमेंट देने के लिए बात करी थी। तो आप लोगों को परीक्षाओं में मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया का फ्रेज डायरेक्टली अगर पूछ लिया जाए तो ये वुड्स डिस्पैच वाली बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 2024 पेरिस ओलंपिक्स में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति ओलंपिक पदक विजेता इन चार में से बताइए भाई कौन बने थे? Who won a bronze medal in wrestling at 2024 Paris Olympics, becoming India's youngest ever individual Olympic medalist? अगेन स्पोर्ट्स के अंदर या फिर ओलंपिक वाला जो टॉपिक होता है स्टैटिक जीके के अंदर, उससे रिलेटेड बहुत ही कॉमन सा सवाल है। तो 2024 के पैरा ओलंपिक्स के अंदर ये जो अमन शहरावत है, ऑप्शन नंबर सी में जिनका नाम दिया गया, इन्होंने कुश्ती में ब्रोंज मेडल जीता था और वो इंडिया के यंगेस्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट बने थे ऐसा करने के बाद। बाकी देखो रवि कुमार दहिया को हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया क्योंकि वो आंसर नहीं है इसका। टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर ये मेडलिस्ट हैं, ये पेरिस के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर इनको आप टोक्यो रिलेटेड याद रख लीजिएगा। ठीक है, कल को हो सकता है इनके नाम पर पूछ लिया जाए। बजरंग पुनिया भी बड़ा नाम है, ये भी आपका टोक्यो के अंदर मेडल जीत के आए थे, ब्रोंज मेडल जीता था बजरंग पुनिया ने वहां पर। ठीक है, बाकी दीपक पुनिया भी एक बड़ा नाम है, इन्होंने ओलंपिक मेडल नहीं जीता है बट नाम ठीक है इनका। ठीक है, तो ये याद रखना है। अमन शेरावत फ्री स्टाइल रेसलिंग से संबंधित है। कल को संबंधित अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो इनको आप फ्री स्टाइल रेसलिंग से लिंक कर दीजिएगा। जो पेरिस ओलंपिक्स थे 2024 वाले, इंडिया के इंपॉर्टेंट यंग स्टार्ट में से एक थे, हरियाणा से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, नाडा इंडिया की शिक्षा योजना के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नाडा इंडियाज एजुकेशन प्लान ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको पता है कि मार्केट में कुछ कुछ ऐसे प्लान वगैरह आते रहते हैं, उनसे संबंधित हमें चीजें बताई जाती हैं। तो सबसे पहले नाडा, व्हाट इज दिस नाडा? नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब इसको समझने की जरूरत है। तो नाडा क्या करता है? इंडिया में मेन पर्पस जो खेल होते हैं उनके अंदर निष्पक्ष खेल हो और एंटी डोपिंग अवेयरनेस यानी कि डोपिंग विरोधी जागरूकता को प्रमोट करने का काम करता है। अब शिक्षा योजना यानी कि एजुकेशन प्लान का जो फोकस है वो पनिशमेंट से ज्यादा यहाँ पर अवेयरनेस और प्रिवेंशन पर इनका रखता है। तो एक एक करके स्टेटमेंट वाइज हम इसे समझते हैं। इसका उद्देश्य भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र में खेल भावना और निष्पक्ष खेल के मूल्यों को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही है। नायडा का ऑब्जेक्टिव क्लीन स्पोर्ट्स कल्चर तैयार करना है, डेवलप करना है, तो ये वाली बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक जा रही है। दूसरा, यह शिक्षा के बजाय डोपिंग में पकड़े गए एथलीटों को दंडित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। एजुकेशन प्लान में मेनली जो फोकस रखा गया है वो अवेयरनेस पर रखा गया है, प्रिवेंशन पर रखा गया है और एजुकेशन पर रखा गया है। यहाँ पर सिर्फ पनिशमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तीसरा है, यह सभी हितधारकों को सटीक और समय पर एंटी डोपिंग जानकारी प्रदान करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट बन गए। तो पहला और तीसरा करेक्ट होने की वजह से ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाए। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो नाडा है ये किसके अंदर में काम करता है? ये करता है वाडा के अंदर में। अब आप बोलेंगे कि ये वाडा कौन आ गया? ये वाडा है आपका वर्ल्ड का एंटी डोपिंग एजेंसी, डोपिंग कंट्रोल करने का काम करता है। एथलीट जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उनके अंदर ये काम करता है। ओके, हार्ट लैम्प मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? हार्ट लैम्प ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज? अब आधे लोग कह रहे होंगे कि ये क्या है भाई हार्ट लैम्प, लेकिन अगर आप में से किसी ने भी मेरे स्टैटिक जीके की क्लासेस पढ़ी हैं और वहां पर आपने बुक्स एंड ऑथर्स वाला पोर्शन कवर करा है तो साहित्य और अवार्ड रिलेटेड करंट अफेयर के टाइप का सवाल है ये। हार्ट लैम्प ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया है वो आपको पता चलेगा, बट पता ही कर देते इसमें क्या ही एक्स्ट्रा बात बतानी है। कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा गया है, इसमें आप याद रखिए। ये बेसिक चीज है। कन्नड़ा लिटरेचर इंडिया की काफी रिचेस्ट लिटरेरी ट्रेडिशंस में से एक उसको माना जाता है। कन्नड़ा के जो राइटर्स हैं उन्होंने कई सारे ज्ञानपीठ अवार्ड तक जीते हैं। और आपको पता है कर्नाटक को क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा स्टेटस भी मिला हुआ है। तो एग्जाम में लैंग्वेज ऑथर बुक की मैचिंग भी वो आपसे कभी कभी इसीलिए पूछते रहता है। नेक्स्ट है नंदिनी चटर्जी द्वारा लिखित नेगोशिएटिंग मुगल लॉ
के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। तो सवाल क्लियर भाई। सबसे पहले ये जो किताब है नेगोशिएटिंग मुगल लॉ, इसके थीम के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके नाम से पता चल रहा होगा मुगल के समय में भारत में जो लीगल प्लूरिज्म था, यानी कि कानूनी जो बहुलवाद था, जो प्रॉपर्टी राइट्स थे यानी कि संपत्ति से संबंधित जो अधिकार थे, या फिर लॉ एंड सोसाइटी यानी कि कानून और समाज था, उसको एक्सप्लोर करा गया इस आपकी पुस्तक के अंदर। तो इस बुक के अंदर एक मतलब जमींदार परिवार के जो एक्सपीरियंस है उनके जरिए ये बताया गया है कि अलग अलग एम्पायर्स में लीगल जो सिस्टम हुआ करता था वो कैसे काम करा करता था। तो चलो एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। यह पुस्तक भारतीय साम्राज्यों में एक जमींदार परिवार के अनुभव के माध्यम से कानूनी बहुलवाद और संपत्ति के अधिकारों की पड़ताल करती है। बिल्कुल सही है। दूसरा है यह मुगल सम्राटों के व्यक्तित्व जीवन और काव्यात्मक संरक्षण पर केंद्रित एक साहित्यिक जीवनी है। जी नहीं, बुक का फोकस लॉ एंड प्रॉपर्टी रिलेशंस पर है। यहाँ पर एम्पर्स की जो पर्सनल बायोग्राफी है उस पर नहीं है। इसीलिए हमारा यहाँ पर सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से ए वाला ऑप्शन हो जाता है। मुगल एम्पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भाई। जज जो हुआ करता था उसको क्या बोलते थे? जज को क्या कहा करते थे? जज को कहते थे काजी। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब इनको ऐसे हल्के में मत ले लेना। ऐसी शरिया आप सुनते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म ना, व्हाट इज दिस शरिया? ये शरीयत बेस्ड एक लॉ है। ऐसे इनके प्रथात्मक कानून होते थे, तो साथ साथ एग्जिस्ट करते थे। इसी को एग्जिस्टेंस को आप एक लीगल प्लूरिज्म का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का आधिकारिक शुभांकर क्या था? करंट अफेयर बेस्ड सवाल है। ऑफिशियल मास्कॉट पूछ रहे हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के। सबसे पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो शीतकालीन खेल होते हैं उनको समझने की जरूरत है। इंडिया के शीतकालीन खेल को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज इनको करा जाता है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन के अंदर। तो 2024 के एडिशन का ऑफिशियल मैस्कॉट था स्नो लेपर्ड, इसको शान के नाम से जानते हैं, हिम तेंदुआ। तो ये हिमालय को आइकॉनिक एनिमल के रूप में इनको जाना जाता है, इनके विंटर इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है ये। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें और क्या ही एक्स्ट्रा बात जाननी है। ठीक है। तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में ये पाया जाता है मेनली, और इंडिया में आपने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को भी चलते हुए देखा होगा, तो इसी से संबंधित है। नेक्स्ट, किस संवैधानिक प्रावधान के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य के लिए विधायी शक्तियां ग्रहण कर सकता है? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज्यूम लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर अ स्टेट? पॉलिटी बेस्ड सवाल है। तो इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर यानी कि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है अंडर आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और इस स्थिति में जो संसद है वो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को फिर चलाती है, उनको एक्सरसाइज करती है, और राष्ट्रपति भी लेजिस्लेटिव पावर को एज्यूम कर सकता है। तो एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। जब राज्य में संवैधानिक संकट के कारण अनुच्छेद 356 लागू किया जाता है, तब जो प्रेसिडेंट है वो अज्यूम करते हैं लेजिस्लेटिव पावर। बिल्कुल सही बन जाएगा, यही तो मैंने कहा। जब लोकसभा बंद हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, इसे स्टेट लेजिस्लेटिव पावर से कोई रिलेशन ही नहीं है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वाली बात भी सही नहीं है। ये तो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थोड़ी ना है कि भाई ऐसे रिकमेंडेशन दी जाएगी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित होने पर नहीं, ऐसा प्रोविजन है ही नहीं कोई। तो याद रखना है ये 356 आर्टिकल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। गवर्नर की रिपोर्ट पर, राज्यपाल की रिपोर्ट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे डैड लेटर कहकर भी डिस्क्राइब करा था। इसका मतलब भी काफी डिबेट का टॉपिक रहा है ये, ऐसा मान लो आप। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, जब स्रोत और स्रोता दोनों एक ही दिशा में समान गति से चलते हैं तो अनुभव की गई आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई ये फिजिक्स से आ गया आपका सवाल, आपके भौतिक विज्ञान से। व्हाट हैपेंस टू द परसीव्ड फ्रीक्वेंसी व्हेन बोथ द सोर्स एंड द लिसनर
मूव विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। अब ध्यान समझिएगा, आपको एक इफेक्ट पढ़ाया जाता है। कौन सा? डॉपलर इफेक्ट। अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपको इस सवाल को आंसर करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो डॉपलर इफेक्ट में जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जो प्रेक्षित आवृत्ति होती है, वो तब चेंज होती है जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो, एक सापेक्ष गति हो। अगर सोर्स और लिसनर सेम डायरेक्शन में मूव करें, सेम स्पीड में मूव करें, तो उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है ना, तो रिलेटिव मोशन ही नहीं होगा, इसीलिए फ्रीक्वेंसी चेंज भी नहीं होगी। तो यहां पर हमें आंसर क्या लगाना पड़ेगा? इट रिमेन्स अनचेंज्ड। आप समझे इस बात को? तो ये अच्छा सवाल है, इन चीजों को याद रखना है। ये डॉपलर इफेक्ट भी बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को कई बार एक्सप्लेन करा है। जो रडार गन होती हैं, जो खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी होती है, जो मेडिकल अल्ट्रासाउंड होता है, वहां पर इसको यूज करा जाता है। एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको याद होगा, ऐसे कुछ एफ डैश इक्वल्स टू एफ, एंड देन फिर आपका फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया जाता है, वी प्लस वी टू अपॉन वी प्लस माइनस वी टू, कुछ वी वन ऐसे करके कुछ कुछ होता है। ठीक है, तो ये हमें मतलब याद रखना है कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके से। अगला, पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया इकबालिया बयान अदालत में ग्राह्य नहीं होता। अ कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल इन कोर्ट। क्या ये जो दावा, क्या ये अभिकथन यहाँ पर सही है? सबसे पहले आपको कन्फेशन यानी कि इकबालिया जो बयान है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। हमारा जो इंडियन एविडेंस लॉ यानी कि भारतीय साक्ष्य कानून है, उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि पुलिस के सामने दिया गया जो कन्फेशन है वो जनरली एडमिसिबल यानी कि ग्राह्य नहीं होता है, उसको नहीं माना जाता, क्योंकि हो सकता है उसके ऊपर प्रेशर या फिर दबाव या फिर उनको टॉर्चर करा गया हो। तो इसके लिए कन्फेशन वॉलंटरी यानी कि स्वैच्छिक होना चाहिए। तो इन्होंने असर्शन में क्या कहा? सेम बात कही, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही हो गई ना, सही बात कह रहे हैं इसके अंदर कि उसको इनएडमिसिबल है, वो नहीं माना जाता। रीजन देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 इकबालिया बयान में स्वैच्छिकता के सिद्धांत को बरकरार रखा गया है। ये रीजन भी बिल्कुल ठीक है कि सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिटेन्स द प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरीज इन कन्फेशन, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो रीजन है वो डायरेक्टली ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि पुलिस कन्फेशन इनएडमिसिबल क्यों है। पुलिस कन्फेशन इनएडमिसिबिलिटी स्पेसिफिकली एक लीगल सेफगार्ड यानी कि कानूनी सुरक्षा का पार्ट है। ए और आर दोनों ट्रू हैं, बट आर ए को यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मुझे यहां पर ये बी वाला जो ऑप्शन है ये मार्क करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये सेक्शन 24, सेक्शन 23, 25, 28, 26 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी सेक्शन 24 के बारे में बताएगा कोई भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, वहां पर इनवॉलेंटरली कन्फेक्शन को इनवैलिड बोला जाता है। सेक्शन 25 के अंदर क्या होता है ये पता होना चाहिए। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर एंड एडमिसिबल वाली बात आपकी सेक्शन 25 के अंदर है, और 26 के अंदर क्या बोला जाता है कि पुलिस कस्टडी का कन्फेशन इनएडमिसिबल होगा। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा आपराधिक न्याय प्रणाली है, उसमें एक्यूज के राइट्स, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, कंसिडर दिस स्टेटमेंट्स अबाउट कलबेलिया। कलबेलिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। कलबेलिया, सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि ये राजस्थान का एक लोक नृत्य है, काफी फेमस है। वहां पर जो कलबेलिया कम्युनिटी है वो इसको परफॉर्म करती है। यहाँ पर सांप जैसी मतलब मूवमेंट्स के लिए इसको फेमस माना जाता है। एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या कह रहे हैं। महिलाओं की वेशभूषा काले रंग की घुमावदार स्कर्ट होती है जिन पर दर्पण की कढ़ाई की जाती है। फीमेल कॉस्ट्यूम्स आर ब्लैक स्वेरलिंग स्कर्ट्स रिचली मिरर एम्ब्रॉयडर्ड। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कलबेलिया डांसर का ब्लैक कलर कॉस्ट्यूम और मिरर वर्क बहुत फेमस होता है। दूसरा है, इट एंटर्ड यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट इन 2010। क्या ये बात सही है? ये वाली बात भी आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इसमें करेक्ट दिए गए हैं। तो ये जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है ना, उसमें इसको इंक्लूड करा गया है।
बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर यूज करे जाते हैं, इसमें बीन बजाई जाती है, इसमें ढोलक चलती है, इसमें खंजरी भी चलता है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट थे, तो बोथ 1 एंड 2 वाला जो सी ऑप्शन है ये इसमें सही जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भाई, वैश्विक शांति सूचकांक में किस देश को लगातार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश माना गया है? अब ये इंडेक्स वगैरह आती रहती हैं, उससे रिलेटेड ये बात बन जाती है। विच कंट्री हैज कंसिस्टेंटली बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स? तो ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स या फिर वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट है, वो आईईपी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इनके द्वारा जारी करी जाती है। किसके द्वारा? आईईपी के द्वारा। ये क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस, ठीक है। तो इस रैंकिंग में कंसिस्टेंटली टॉप पर रहने वाला कंट्री जो है वो है आपका आइसलैंड। तो ऑप्शन नंबर सी में इन्होंने आपको दिया है, याद रखना है ये इतना, मतलब अब इसमें होता क्या है, ग्लोबल पीस इंडेक्स के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स के आधार पर ही तो ये रैंकिंग आती है कि भाई क्राइम रेट कितना है वहां पर, राजनीतिक स्थिरता यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, वहां पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना करा जा रहा है, वहां पर इंटरनल कन्फ्लिक्ट कितने हो रहे हैं। तो जनरली टॉप में जो पीसफुल कंट्रीज आती हैं, आइसलैंड आता है, फिर आपका डेनमार्क आता है दूसरे पर, फिर आपका आयरलैंड आ जाता है। तो ये सारे कंट्रीज हैं, ठीक है। अभिकथन यानी कि दावा कर रहे हैं, वित्तीय मध्यस्थ वास्तविक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के संरक्षण में आवश्यक है। अभी आधे लोगों को ये गोल कर गया होगा, थोड़ी देर के लिए मुझे भी लगा था, बट समझाऊंगा आपको अच्छे से। Financial intermediaries are essential in transmitting monetary policy to the real economy। अब बात समझिएगा कि सबसे पहले हमें ये मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन, जिसे हम मौद्रिक नीति संचरण भी कहते हैं, उसको समझने की जरूरत है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जब वो अपनी रेपो रेट या दूसरी पॉलिसी रेट्स को चेंज करती है, तो उसका प्रभाव डायरेक्टली पब्लिक तक नहीं पहुंचता। ये काम जो बैंक होते हैं या फिर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन यानी कि वित्तीय जो संस्थान होते हैं वो करते हैं। तो इन्हें फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहा जाता है। और ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो लोन इंटरेस्ट रेट है, ऋण ब्याज दर है, अपने डिपॉजिट रेट्स है, जो जमा ब्याज दर है, उनको चेंज करते हैं, जिससे इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ता है। समझ गए बात को? अब असर्शन में देखो इन्होंने क्या कहा है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जिन पर अभी हमने बात कर ली है, आर एसेंशियल इन ट्रांसमिटिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन द रियल इकोनॉमी वाली बात बिल्कुल सही नहीं हो गई। हाँ बिल्कुल सही तो हुआ, अभी मैंने बताया ना आपको ये सारी चीजें। कारण इसका यह है कि वे एमपीसी द्वारा निर्धारित नीतिगत दरों के अनुसार उधार दरों और जमा दरों को समायोजित करते हैं। बिल्कुल सही है। दे एडजस्ट लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट्स इन रिस्पॉन्स टू पॉलिसी रेट्स सेट बाय एमपीसी। बिल्कुल सही ये आंसर जाएगा, और ये रीजन आपका डायरेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है इनके दावे को कि वो किस प्रकार से इंटरमीडियरीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो वो ट्रू दोनों है, और वो एक्सप्लेन भी उसको अच्छे से कर रहा है। ये एमपीसी को लेकर कंफ्यूज मत होना, ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, रेपो रेट ये डिसाइड करती है, आरबीआई गवर्नर इसका चेयरमैन होता है, ठीक है। तो ये दोनों सही थे, और ये जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा था, इसीलिए हमें इसमें ए आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, पीर अली खान 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने विद्रोहियों को संगठित किया और बिहार के किस प्रमुख शहर में ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? पीर अली खान was a prominent figure in the 1857 का revolt who organized rebels and challenged British rule in which major city of Bihar। 1857 के विद्रोह में बिहार का एक मेजर और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। पीर अली खान बिहार के एक फेमस रेवोल्यूशनरी के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में रिबेलियस ऑर्गेनाइज की और पटना में ये अपना काम करने का काम किया। तो पटना वाला जो ऑप्शन है ये इसमें आपका सही जाएगा, ठीक है। तो याद रखोगे, पीर अली खान एक बुक सेलर थे, पुस्तक विक्रेता भी थे। उन्होंने सीक्रेट रेवोल्यूशनरी नेटवर्क को ऑर्गेनाइज किया, और ब्रिटिशर्स की जो अथॉरिटी थी उन्होंने फिर इनको बाद में फांसी दे दी थी, ठीक है। और भी काफी आपने नाम सुनोगे आपने बिहार के अंदर, जैसे कि कुंवर सिंह। कुंवर सिंह एक इंपॉर्टेंट नाम है जिनका संबंध हम बिहार राज्य से रखते हैं। ऐसी अमर सिंह का नाम भी आप सुनते होंगे,
इनको भी आप याद रखिएगा। और ये पीर अली खान, ये तीनों के तीनों आपको बिहार से संबंधित बड़े रेवोल्यूशनरीज के रूप में याद रखने हैं। 1956 की औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 का मेन ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पर बताना है। देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो ये 1956 वाला था, औद्योगिक नीति प्रस्ताव जिसको हम कहते हैं, ये आजाद भारत की एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इकोनॉमिक पॉलिसी में से एक थी। और जिसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था समाजवादी समाज को स्थापित करना, यानी कि सोशलिस्ट पैटर्न के ऊपर सोसाइटी को लाया जाए, एक संतुलित विकास किया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करा जाए, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर का है उसका एक्सपेंशन करा जाए। मतलब ग्रोथ सिर्फ इकोनॉमिक ना लगे, वो इक्वालिटी यानी कि समानता के साथ आए। तो पहला इन्होंने दिया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ अधिकारात्मककरण। बिल्कुल नहीं है, ये कैपिटलिस्ट अप्रोच ज्यादा होती है। ग्रोथ विद इक्विटी, इक्विटी, ये वाली जो बात है ये इन्होंने यहां पर सही करी है। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 1956 की जो पॉलिसी है इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कल कोई आपसे पकड़ा सकता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज को तीन शेड्यूल में डिवाइड किया गया था। तीन शेड्यूल कौन कौन से थे? एक आपका पब्लिक सेक्टर, एक मिक्स सेक्टर, एक आपका प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, कल को अगर ये आपसे पूछें कि ये जो पॉलिसी थी ये कौन से मॉडल पर इन्फ्लुएंस थी, तो आपको जो महालनोबिस नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, मतलब महालनोबिस जो मॉडल है उस मॉडल से ये प्रभावित था पॉलिसी। ये भी याद रखना है हमें साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला आपसे एक कथन दे रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? पोट्टी श्री रामुल्लू ने आंध्र प्रदेश के गठन के लिए आमरण अनशन किया। सभी लोगों को पता है, बैकग्राउंड इसका समझने की अगर जरूरत मैं आप लोगों को बताऊं तो इंडिपेंडेंस के बाद भारत के अंदर स्टेट्स मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर थे। बहुत लोग अपनी भाषा के आधार पर भाषाई राज्यों की डिमांड कर रहे थे, तो उसमें आपको ये पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए एक सेपरेट आंध्र स्टेट की डिमांड कर रहे थे। इस डिमांड के सपोर्ट में उन्होंने फास्ट एंड टू डेथ यानी कि आमरण अनशन किया था। और फिर उनकी डेथ होगी, जिसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और सरकार ने आंध्र स्टेट को बनाया। और इसी के बाद लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि भाषाई जो पुनरुत्थान है उसके प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग हिंट मिला। तो ये वाला जो इन्होंने असर्शन यानी कि दावा किया है वाली बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। रीजन है उनकी मृत्यु ने भारत में भाषाई राज्य निर्माण की शुरुआत को चिन्हित किया। ये वाली बात भी यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। और रीजन डायरेक्टली आपके दावे को यानी कि असर्शन अभिकथन को यहाँ पर हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है कि इन्होंने ऐसा किया था। तो यानी कि दोनों सही है और वो एक्सप्लेन भी कर रहा है वाली बात के लिए आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आंध्र स्टेट कब बना था? ये 1953 में बना था, ये बात हमें पता होनी चाहिए। फिर आपका राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में इसको स्थापित करा गया था, तो ये याद रखना है। और फिर 56 में फाइनली आपका ये जो गठन अधिनियम है पुनर्गठन वाला, इसको पास करा गया था। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन कौन से घटक शामिल थे? जयप्रकाश नारायण कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन इंक्लूडेड विच टाइप ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स? उन कंपोनेंट्स में से बताइए कि कौन कौन से इन्होंने आपको ठीक दिए हैं। भाई देखो, जयप्रकाश नारायण जिन्हें हम जेपी भी कहते हैं, उन्होंने संपूर्ण क्रांति टोटल रेवोल्यूशन का आइडिया दिया था। और उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ सरकार चेंज करना नहीं था, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था सामाजिक सुधार हो, राजनीतिक सुधार हो, आर्थिक सुधार हो, शैक्षिक सुधार हो और नैतिक सुधार हो। सबको इंप्रूव करना था इनको। अब स्टेटमेंट चेक करते हैं। सोशल रिफॉर्म्स टू इराडिकेट करप्शन, भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु सामाजिक सुधार वाला स्टेटमेंट करेक्ट जाएगा भाई। दूसरा, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स टू डिसेंट्रलाइज पावर यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हेतु राजनीतिक सुधार लाना वाली बात भी बिल्कुल सही जाएगी भाई। तीसरा, आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष जी नहीं, ऐसा इनके मूवमेंट का कोई भी सपोर्ट नहीं करते थे। नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट सपोर्ट करते थे ये। ठीक है, वायलेंट वायलेंस का वो नहीं करते थे। तीसरा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फोकसिंग ऑन प्राइवेटाइजेशन, जी नहीं, प्राइवेटाइजेशन पर इनका कोर एजेंडा नहीं था। ओके, तो पहला और दूसरा यहाँ पर करेक्ट रहने की वजह से ये ए वाला जो ऑप्शन है ये इसमें सही जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे, किस योजना ने 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव की प्रमुखता दी जिसमें कमांडिंग हार्ट्स सिद्धांत पर जोर दिया था? कमांडिंग हाइट्स डॉक्ट्रिन पर जोर दिया था। अच्छा सवाल है भैया। अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहले जो ये कमांडिंग हाइट्स है इसके कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत होती है, तो इसका मतलब इकोनॉमी के जो मेजर सेक्टर है, जैसे कि स्टील, जैसे कि माइनिंग, जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज, जैसे कि पावर सेक्टर, तो सरकार कंट्रोल में होने चाहिए वो सरकार के। और ये आइडिया सोशलिस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि समाजवादी आर्थिक योजना से इंस्पायर्ड था। और ये 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको कब मिली? सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर, जो ये बी ऑप्शन में आपको यहाँ पर इन्होंने दिया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे भाई, वैश्वीकरण के संबंध में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ द WTO विद रेस्पेक्ट टू ग्लोबलाइजेशन? सबसे पहले WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को समझने की जरूरत है। ये जो विश्व व्यापार संगठन है, ये एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो देशों के बीच में व्यापार के नियम को मैनेज करती है। अब वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन में इसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय जो ट्रेड है उसको स्मूथ और बनाने की कोशिश करता है। तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या रहेगा कि भाई मुफ्त व्यापार को प्रमोट करना, या फिर व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम करना, जो विवाद अगर किसी के बीच में हो रहे हैं उनका समाधान करना, फेयर कंपटीशन लेकर आना, इंश्योर करना। तो चलो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन वाइज। पहला इन्होंने दिया है प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट। जी नहीं, WTO का काम थोड़ी ना ये। मॉनिटर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन यानी कि मानव अधिकार उल्लंघनों की निगरानी करना, ये UN बॉडीज करती हैं, ये WTO नहीं करता है। इंश्योर फेयर ट्रेड रूल्स अमंग नेशंस, राष्ट्रों के बीच में निष्पक्ष व्यापार नियम सुनिश्चित करना, ये वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहां पर है WTA का, कोई बताएगा? ये है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड, जेनेवा। ये बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई ये था हमारा डिस्कशन, यानी कि 23 सितंबर 25 की शिफ्ट नंबर 1 के क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने इस वीडियो के अंदर पूरा किया। सवालों के साथ जो एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको बताई हैं वो मैंने PDF में डाल दी हैं। वो PDF मेरे आपको इस मेरे एप्लीकेशन से मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड करिएगा EDU24 को। इसमें आपको SSC CGL 25 करके कोर्स मिलेगा, फ्री है सब कुछ। वहां से जाकर आप उन PDF को अच्छे से देख सकते हैं, ताकि सॉल्यूशन आपको जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया वो वहां पर मिल जाए। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो वहां से नोट्स बना सकें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।